नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 19 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश के अंदर भारत के खिलाफ ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है कि इस प्रोटेस्ट में भारत को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि हमारे देश की सरकार इसके बारे में बातचीत ही नहीं कर रही। वही इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करके इजराइल ने कितनी बड़ी गलती की है। इजराइल के अंदर खुद प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इस प्रोटेस्ट में 10 पुलिस वालों को टांग दिया गया है। अब ये कौन सी अपडेट है, कब की घटना, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही ओमान ने भारत को एक बहुत खूबसूरत तोहफा दिया है और ये हिंदुस्तानी इस तोहफे के बारे में जब आप जानेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और साथ ही इजराइल और इजिप्ट के बीच एक खतरनाक डील हुई है और इस खतरनाक डील का सीधा नुकसान गजा के लोगों को होगा। तो ये डील कौन सी है, क्या फाइनलाइज हुआ है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम भी जान सके कि प्रखर राजपूत का जो परिवार है वो कहां कहां तक फैला हुआ। तो आप कमेंट करते रहे, तब तक एक एक करके दोस्तों मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम जो खबर निकल के सामने आ रही है वो बांग्लादेश से आ रही है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना की जब सरकार थी तो उसको गिराने के लिए कई सारे लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया था। और उन प्रोटेस्ट करने वालों में सबसे बड़ा नाम अगर कोई था तो वो मोहम्मद यूनुस था, और दूसरा सबसे बड़ा नाम कोई था तो शरीफ उस्मान हादी था। शरीफ उस्मान हादी इस समय जो मौजूदा सरकार है उस सरकार में एक ठीक ठाक रुतबा रखते थे, तमाम जगहों पे प्रचार प्रसार के लिए जाया करते थे। बहुत जल्द बांग्लादेश में चुनाव होने वाला था, इस वजह से उस्मान हादी अलग अलग जगहों पे प्रचार कर रहे थे। 12 दिसंबर की बात है, ढाका में जब ये विजयनगर में प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे, इसी दौरान किसी हमलावर ने इनके सर में गोली मार दी। अब जैसे इनके सर में गोली मारी गई, ये वहीं पे गिर पड़े। सर में गोली लगी तो बचने की ज़्यादा चांसेस थी नहीं। इस वजह से बांग्लादेश से इनको एयरलिफ्ट करके सिंगापुर में ले जाके एडमिट करवाया गया, लेकिन 3-4 दिनों के अंदर वहाँ पे इनकी मौत हो गई। अब जैसे ही इनके मरने की खबर आई, फौरन जो बांग्लादेश का यूथ था वो सड़कों पे आया और उसका मानना था कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने उनकी हिफाजत नहीं की। और दूसरा सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो लगा वो ये कि शेख हसीना के चाहने वालों ने ही उस्मान हादी पे हमला किया और इसमें भारत का एंगल है। अब ये बात जैसे ही निकल के सामने आई, वहाँ की जो आतंकवादी भीड़ है, मैं आतंकवादी ही कहूँगा, अब क्यों कह रहा हूँ अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। वहाँ की जो आतंकवादी भीड़ है वो सड़कों पे आती है। आने के बाद पहले तो प्रोटेस्ट करना शुरू करती है, तख्तियाँ लेके सड़कों पे उतर जाती है। उसके बाद भारत विरोधी नारे भी लगते हैं, उसका आप पहले वीडियो देख लें। संसदे संसदे राजपथे राजपथे दिल्ली থেকে दिल्ली থেকে पिंडी থেকে पिंडी থেকে मस्को থেকে मस्को থেকে इनकलाब इनकलाब मुझे बात मुझे बात मुझे बात मुझे बात मुझे बाप मुझे बाप मुझे बाप मुझे बाप इनकलाब 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 मुझे बाप मुझे बाप मुझे बाप मुझे बाप इनकलाब। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बांग्ला भाषा में भारत के खिलाफ और नई दिल्ली के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ काफी उल्टा सीधा बोला जा रहा। बात यहां भी नहीं रुकी। इसके बाद ये जो उन्मादी भीड़ थी ये एक अखबार के दफ्तर पे जाती है। लगभग 12 मंजिले वो दफ्तर था। ताजू की बात आप सुनिए कि 9वें मंजिल पे 25 से 30 लोग थे, लेकिन इन आतंकवादियों ने ग्राउंड फ्लोर पे आग लगा दी। उसका भी वीडियो आप देखें और किस हिसाब से हिंसक प्रोटेस्ट हो रहा है, उन तमाम चीजों का वीडियो आप देख लें। কিন্তু তারা এসেছে এবং তারা কিন্তু ভাঙচুর চালাচ্ছে এখন।
এবং প্রথমত সেই অপরিচিতের দর্শক, এখানে বিক্ষোভকারীদের সাথে একটু কথা বলার চেষ্টা করব, ও তাদের মুখ থেকে একটু জানার চেষ্টা করব। इन तमाम वीडियोस में आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की हालत सेम वैसे है जैसे शेख हसीना की सरकार को पलटते टाइम थी। यानी मतलब बड़ा साफ है कि अगर कहीं भी कोई भी चीज आप हिंसा और तलवार के जोर पे पाते हैं तो उसकी लड़ाई हमेशा तलवारों से ही होती है। और इस चीज को हमेशा से ही याद रखिएगा, जहां जहां एक बार तलवारें उठी हैं फिर तलवारें कभी म्यान में नहीं गई। सेम हाल इस समय बांग्लादेश का है। बहरहाल ये उनका अपना मामला है, उसमें हम क्यों ज्यादा दखल दें। लेकिन बड़ी खबर ये है कि बांग्लादेश की इस यूथ ने बाकायदा भारत के एम्बेसी पे भी हमला करने की कोशिश की। भारत ने इसके जवाब में केवल इतना किया कि बांग्लादेशियों को अब भारत का वीजा नहीं मिलेगा, लेकिन जिस हिसाब से भारत को कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए था, जिस हिसाब से एक दबदबा, एक छाप छोड़नी चाहिए थी कि भारत के खिलाफ तुमने उंगली कैसे उठाई, भारत के एम्बेसी पे हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अफसोसनाक बात यह है कि हमारे देश की ये जो 56 इंची सरकार है उसने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, कुछ भी नहीं किया। बांग्लादेश जले रहे उससे हमको नहीं मतलब था। उनकी आपसी लड़ाई है, वहां कोई बाहरी उनको नहीं मार रहा कि हम कमजोर है इस वजह से उनकी आवाज उठाए। वो आपस में अगर कट मार रहे हैं तो उसमें हमारी कोई इश्यू या दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि भारत के खिलाफ वो तैयारी कर रहे हैं और भारत की सरकार खामोशी से बैठ के तमाशा देख रही। नहीं तो भारत को भी एक स्पष्ट बयान देना चाहिए था कि अगर हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हुई तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन नहीं। सुनने और सहने की इतनी गंदी आदत हमको लग गई है कि अब कोई भी हमको धमका जाता है। और सेम चीज आपको बांग्लादेश में देखने को मिल रहा होगा कि इस हिसाब से वहां पे भारत वालों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट ये भी निकल के सामने आई कि 1-2 जो वहां के अल्पसंख्यक थे उनको जला भी दिया गया जिंदा। क्योंकि भीड़ हमेशा ही हिंसक होती है, कहीं भी भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से बात नहीं करती, इस बात को हम आप अच्छे से जानते हैं। खैर, इधर हमारे देश की सरकार खामोश है, लेकिन एक अच्छी खबर भी अपने देश के लिए दे देता हूं कि ओमान ने एक बहुत अच्छी साझेदारी भारत के साथ की है। इस डील के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं बताते, उसके पीछे वजह है कि वो ओमान एक मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम कंट्री अगर कुछ कर दे भारत के लिए और ये बात भारत के आवाम को पता चल जाए तो फिर मुसलमानों को गाली कैसे दी जाएगी, है ना। खैर, ओमान ने भारत के साथ अब डील की है कि लगभग 98% जो भी सामान भारत से ओमान में जाएगा उसका 98%, आप सोचिए 100 सामान जा रहा है तो उसमें से 98 सामानों पे कोई भी टैक्स, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। यानी जीरो ट्रैफिक, जीरो। यहां से भेजे, वहां कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं, वहां पे उसी कम दाम पे बेचा जाएगा और जब कम दाम पे बेचा जाएगा तो चीजें ज्यादा बिकेंगी और यहाँ के किसानों को फायदा होगा दोस्तों। तो ये बड़ी साझेदारी है। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब को ओमान का सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए लाख लाख बधाई कि भाई आपको मिला। लेकिन सवाल फिर वही निकल के सामने आता है कि दूर दराज आप हजारों किलोमीटर दूर जाके सम्मान ले रहे हैं और अपने पड़ोसी देश पे जब आप गाली खाते हैं और वो देश हमें धमकाता है तब थोड़ा सा अजीब लगता है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर अब आपको मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ लेके चलता हूँ और मिडिल ईस्ट की जो खबरें हैं यकीन मानिए बड़ी चौंकाने वाली है। आपको याद होगा लगभग एक हफ्ते पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी जिसमें कहा था कि इजराइल इजिप्ट के साथ कोई डील कर सकता है। अब ये खबर जब निकल के सामने आई उसी के जस्ट अगले दिन इजिप्ट ने कहा कि नहीं, जब तक गाजा के अंदर शांति नहीं होगी हम कोई भी डील नहीं करने वाले। जब तक गाजा के अंदर अमन चैन नहीं आएगा हम इजराइल के साथ कोई भी डील नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं होगी। बीच में बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के दौरे पे भी जाने वाले थे 14 साल बाद। उसको लेके भी जब सवाल पूछा गया तब कहा गया कि भाई साहब ये तो गाजा के मुद्दे पे बातचीत करने आ रहे हैं, बाकी इजिप्ट जो है वो गाजा के हक के लिए खड़ा है। लेकिन सुनिए अब आप खबर, इजिप्ट के साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने $34.7 बिलियन के गैस की डील की बात की है और ये डील फाइनलाइज हो गई। $34.7 बिलियन की गैस
अब इजराइल खरीदेगा और बेचेगा, यानी इतना प्रॉफिट इजराइल कमाएगा और इन प्रॉफिटों से इजराइल गोलियां खरीदेगा, बंदूकें खरीदेगा, एयरक्राफ्ट बनाएगा, हथियार बनाएगा और उसका यूज कहाँ करेगा बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये असली कहानी है इस समय इजराइल और इजिप्ट की, और इजिप्ट दावा करता है कि वो कोई डील नहीं कर रहा था। खैर, बात अगर यहां तक रुक जाती तब भी ठीक था। अब आपको अगली खबर बताता हूं दोस्तों। अगली खबर निकल के सामने आ रही सऊदी अरब और फ्रांस के हवाले से। बीते लगातार कई दिनों में आलम ऐसे हैं दोस्तों कि हिजबुल्लाह अपनी तैयारी बहुत मुस्तैदी के साथ कर रहा है। ईरान ने अपनी मिसाइलों का जखीरा जब से दिखाया है तब से तो इजराइल की फटी पड़ी है, लेकिन हिजबुल्लाह ने भी तैयारी और कमर दोनों कस ली है और उसका रिजल्ट अब ये निकल के आपके सामने आ रहा होगा कि इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा है। लगातार, कभी किसी खास इलाके में, कभी किसी खास इलाके में, चूंकि इजराइल के अंदर एक डर है कि अगर हमने एयर स्ट्राइक नहीं की तो आने वाले टाइम में हम मारे जाएंगे। ये डर से हमला कर रहे हैं, ये कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं, इनके अंदर एक डर है जिसकी वजह से हमला कर रहे हैं। और अब आप सुनिए, मुस्लिम कंट्रीज की बात कर रहा हूं, सऊदी अरब, फ्रांस और अमेरिका के साथ मिलकर लिबनान के गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना रहा है कि हिजबुल्लाह को जल्द से जल्द डिसआर्म किया जाए, हिजबुल्लाह को जल्द से जल्द डिसआर्म किया जाए। ये दबाव इस समय सऊदी अरब, फ्रांस और अमेरिका के साथ मिलकर बना रहा। रिपोर्ट आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फ्रांस और सऊदी अरेबिया अमेरिका के ऑफिशियल्स पुश कर रहे हैं डिसआर्म को, हिजबुल्लाह को जो है उसे पुश कर रहे हैं, मतलब धक्का दे रहे कि जल्द से जल्द हो जाए। क्यों भाई, आपको इतनी चिंता क्यों है? पहला बड़ा सवाल सऊदी अरब के लोगों से है कि आपको इतनी चिंता क्यों है? हिजबुल्लाह हथियार छोड़े ना छोड़े वो लेबनान की सरकार जाने। अमेरिका मेडिएटर था, अमेरिका ने सीज फायर करवाया था, चलिए उसकी भी बात हम मान लेते हैं, लेकिन ताजुब की बात यह है कि सऊदी अरब इसमें उड़ रहा है। क्यों उड़ रहा है? इजराइल से नहीं बोल सकता सऊदी अरब कि तुम हर हमले बंद कर दो और गाजा को शांति से जीने दो, लेकिन ये दबाव कहां बनाएंगे, इससे इनका इरादा पता चल जाता है दोस्तों। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं, ये तमाम लोग जितनी भी तैयारी कर सकते हो कर लें, लेकिन अब आपको एक मज़ेदार खबर बताता हूँ। रशिया ने वो कर दिया जिसके बाद यूक्रेन समेत अमेरिका भी डिस्टर्ब हो गया। अब तक रशिया का जो डिफेंस सिस्टम था वो S-400 था, उसकी रेंज काफ़ी कम थी। एक छोटे लेवल पे S-400 डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करके आप सुरक्षा कर सकते थे, लेकिन जब बड़े लेवल की बात हो तो आप नहीं कर सकते थे। लेकिन रशिया ने अपने कॉम्बैट ड्यूटी में इस बार S-500 को शामिल कर लिया है। अब S-500 की रेंज क्या थी मैंने आपको 3-4 दिन पहले बताई थी, इस वजह से अब दोबारा नहीं बताऊंगा, लेकिन आप बस इतना जाने कि इस समय इसकी रेंज इतनी है कि अगर सुरक्षा करने पे आता है तो अंतरिक्ष से भी अगर आप इसके ऊपर कुछ दागते हैं तो वह हमला नाकाम हो जाएगा। अंतरिक्ष से भी अगर आप इसके ऊपर कुछ दागे तो 100 किलोमीटर ऊंचाई तक की मिसाइल इसकी जाती है। 100 किलोमीटर, 12-14 किलोमीटर बाद आकाश लग जाता है, 100 किलोमीटर तक इसकी मिसाइल जाती है। यानी रिपोर्ट में आप साफ तौर पे देख सकते हैं, हिंदी में आर्टिकल छपा है, यूक्रेन तो छोड़िए, अमेरिका भी खतरे में है S-500 की वजह से। और सबसे अच्छी बात ये थी कि S-500 को देने के लिए रशिया ने हमको बोला है, लेकिन अब हमारे देश की सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, कुछ पता ही नहीं है। ये किससे डील करना चाहती है, अमेरिका के खेमे में खेलना चाहते या फिर रशिया के पक्ष में जाना चाहते, कुछ क्लियर ही नहीं है, कुछ भी नहीं क्लियर है दोस्तों, क्या कहा जाए। बाकी S-500 ऐसा वाहिद डिफेंस सिस्टम है कि अगर वो लग जाता तो ये अगल बगल के घट्टू देश हमारे सामने वैसे ही घुटनों पे आ जाते। लेकिन अब क्या बोला जाए, हमारे देश की सरकार, हमारे देश की पुलिस क्या कर रही है, आज आपको बताता हूं। एक कथावाचक है पुंडरीक महाराज, नो डाउट मेरे धर्म का प्रचार करते हैं, मेरे धर्म के बारे में मुझे ज्ञान देते हैं। जिस रामायण की किताब को, जिस महाभारत के ग्रंथ को पढ़ने के लिए मेरे पास वक्त नहीं होता, उसको आसान भाषा में हिंदी में मुझको बता देते, जिससे मेरा ज्ञान अच्छा होता है। बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे, लेकिन इतने अच्छे कि वो काम उनके साथ किया जाए जो वो शायद डिजर्व नहीं करते, और उसको लेके भी बवाल मचा हुआ है। अभी आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिखाऊंगा जहां पे एसपी साहब ने
इनको गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। अब गार्ड ऑफ ऑनर क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप बखूबी जानते हैं। आप पहले वीडियो देख। और माँ भारती के परम सेवा का सौभाग्य सतत काल तक हमें प्राप्त रहता रहे। इनको बकायदा गार्ड ऑफ ऑनर जब दिया गया तो गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। जब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ तब लोगों ने कहा ठीक है भाई, कथावाचक है, अच्छे इंसान है, शांति की बात करते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं फैलाते, ठीक है, इनको मिल गया, अच्छी बात है। लेकिन उसी दौरान एक और खबर निकल के सामने आई कि एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे जिनका नाम है आफाक खान। ये लोगों को जागरूक किया करते थे, लोगों के अंदर ज्ञान बांटते थे, लोगों के अंदर सद्बुद्धि सद्भाव की भावना को लाते थे। लेकिन एक स्कूल में एक प्रोग्राम के दौरान इन्होंने बस इतना कहा था कि अरबों में जब बेटियां पैदा होती थी, लड़कियों का कॉलेज था, उसमें इन्होंने कहा कि अरबों में जब बेटियां पैदा होती थी तो उनको दफन कर दिया जाता था। लेकिन हमारे मोहम्मद साहब ने इस प्रथा को बंद करवाया और बताया कि बेटियां अल्लाह की नेमत है और इनको सुरक्षित रखा जाए। बस इतना बोलना था कि इनके ऊपर आरोप लग गया कि ये तो इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं, इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, धर्मांतरण करवा रहे हैं। इसी के बाद इनको लाइन हाजिर कर दिया गया। एक तरफ इतना बोलने पे लाइन हाजिर करना, दूसरी तरफ एक कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देना, क्या मन में असंतोष की भावना को नहीं लाता? और अगर लाता है तो फिर लोग खुश कैसे रहेंगे? लोगों के मन में सवाल बार बार आ रहा है कि आपने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप भी एक मुसलमान होंगे, आप में से ज्यादातर लोग मुसलमान होंगे जो मुझे देखते होंगे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, किसी को गार्ड ऑफ ऑनर मिल जाए, किसी साधु को, किसी संत को, मैंने देखा प्रेमानंद महाराज के लिए लोगों ने मजारों पे जाके दुआ मांगी है, खुद अपनी आंखों से देखा है। खैर, आपसे एक सवाल पूछता हूं कि किसी पंडित को, किसी पुजारी को जो दंगा भड़काने की बात नहीं करता, जो शांति से भगवान राम की जिंदगी के बारे में बताता है, उसके बाद चला जाता है, उसको गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा तो आपको कोई दिक्कत है? जाहिर सी बात है 100 में से 99 लोग कहेंगे नहीं भाई हमें कोई दिक्कत नहीं, मिल रहा है मिलने दो। लेकिन दिक्कत वहां आती है जब आफाक खान जैसे लोगों को लाइन हाजिर करके सस्पेंड करने की बात की जाती है और ये ब्लेम लगाया जाता है कि इंस्पेक्टर साहब ने इस्लाम का प्रचार कर दिया। बहरहाल गार्ड ऑफ ऑनर का मामला काफी तेजी के साथ वायरल हुआ। अब इसको लेकर डीजीपी साहब ने एसपी महोदय को तलब किया है, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, नौटंकी होती है, ये तो ऊपर वाला ही जाने। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर, और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी बात करे।